उपाध्याय। अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है। आज राम मंदिर में वहां पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक साल पहले भी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। रामलला की मूर्ति की, भगवान श्री राम के की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज एक बार फिर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हालांकि अब एक ही मंदिर में दो बार प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, लेकिन इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तब भी सवाल उठे थे कि मंदिर अधूरा था और अब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है, तब दोबारा प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो रही है, लेकिन दूसरी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पिछली बार इस प्राण प्रतिष्ठा को एक काफ़ी ज़्यादा इसको ग्लैमराइज किया गया था, उसका पूरा एक राजनीतिकरण किया गया था, इस बार वो चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कैबिनेट के दूसरे लोग इस बार वहां पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये जानने की कोशिश की जाएगी और क्या कुछ कहा है लोगों ने उसके बारे में भी। और बहुत ज्यादा लोगों को इस बार आमंत्रित भी नहीं किया गया, उसके पीछे भी कारण हो सकते हैं बहुत सारे, इन सब पर बातचीत की जाएगी। लेकिन दूसरा मुद्दा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बेंगलुरु में कल एक घटना हुई है, उसको लेकर पूरे देश में लोग दुखी हैं और इस तरह के हादसे अक्सर हो जाते हैं, बावजूद उससे सीख नहीं ली जा रही है। जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, इन सब पर बात हो रही है, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। राजनीति कौन कर रहे हैं, उनकी भी बात की जाएगी और क्या इस तरह के दूसरे मसलों पर भी ऐसे ही राजनीति की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये भगदड़ हुई है वो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद घटना रही और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने वहाँ पर मुआवजे की घोषणा भी की है और कहा भी है कि एक सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन जो लोग आयोजक होते हैं उन लोगों की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी होती है, उन संगठनों की जिम्मेदारी होती है। और जो बीसीसीआई जैसी संस्था है, उन्होंने तो सीधे तौर पर पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन क्या उनके पल्ला झाड़ लेने से उनकी गलती माफ हो जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन बड़ी दुखद घटना हुई और इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, राजनीति भी हो रही है। राजनीति इस तरह के हर मौके पर होती है, यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी हो रही है और सीज फायर जो किया गया उस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। विदेश में जो प्रतिनिधिमंडल गए हुए थे, उनमें से प्रतिनिधिमंडल के लोगों की वापसी भी हो रही है। उस विदेशों में गए थे, वो क्या करके आए हैं वहां पर, किस तरीके से उन्होंने भारत का पक्ष रखा है, पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा है, किस मजबूती से ये बात उन लोगों ने रखी है, इसकी भी चर्चा की जाएगी। लेकिन पहले बात करते हैं अयोध्या में श्री राम मंदिर के में जो आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको नाम दिया गया है प्राण प्रतिष्ठा 2, यानी दोबारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अमलेंदु जी, अब ये तो है, पिछली बार जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो देखा था हम लोगों ने किस तरह से उसको प्रचार प्रसार किया गया था और क्या कैसे कितना कुछ किया जा सकता है प्रचार प्रसार के लिए, कुछ भी छोड़ा नहीं गया था। लेकिन ये तब आरोप लगे थे कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसका मतलब उस बात को याद दिलाना नहीं चाहते हैं जहाँ पर जो आयोजक लोग हैं या वहाँ पर जो मंदिर का ट्रस्ट है, कि लोग फिर सवाल उठाएंगे कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की गई थी और दोबारा उसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है। हाँ समीर जी, ये तो व्यवस्था का प्रश्न है और धर्मशास्त्रों का उल्लंघन एक तरीके से है जी। और आपको याद होगा कि जिस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, उस समय चारों शंकराचार्यों ने उसका विरोध किया था कि ये अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती जी। हाँ। और ये गलत है, शास्त्र सम्मत नहीं है और सबने चारों शंकराचार्यों ने उसका बहिष्कार कर दिया था कि वो उसमें नहीं जाएंगे जी। और उस समय बीजेपी के जो ट्रोल्स थे उन्होंने जबरदस्त तरीके से शंकराचार्यों को ट्रोल किया था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो एक मंदिर में अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? ये एक तो व्यवस्था का प्रश्न है। दूसरा समीर जी ये है कि उस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, बड़े निमंत्रण बांटे गए थे जबरदस्त तरीके से, चूंकि चुनाव था और अब चुनाव नहीं है तो ये अब प्राण प्रतिष्ठा खामोशी के साथ हो जाएगी। अब नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे इस प्राण प्रतिष्ठा में, इसलिए नहीं जाएंगे चूंकि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद भी 400 पार नहीं हो पाया और जनता ने 240 पे लाके बीजेपी को पटक दिया, तो इसलिए अब राम जी का नाम नहीं लिया। आपने देखा कि 4 जून के बाद जो था प्रधानमंत्री ने फिर जय श्री राम का नाम ही मतलब नारा ही नहीं लगाया, जय जगन्नाथ कर दिया, चूंकि उड़ीसा में चुनाव था। तो यानी जहाँ चुनाव होगा वहाँ उड़ीसा में अच्छी सीटें मिली, उड़ीसा में अच्छी सीट मिली, तो यानी जहाँ चुनाव होगा जिस राज्य में आप उस राज्य के भगवान का नाम लेंगे और जय श्री राम आप नारा नहीं लगाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ तक पहुंची है तो उसमें जय श्री राम के नारे का बड़ा
जबरदस्त रोल है, वरना 2 पे ही अटकी होती है अभी तक भारतीय जनता पार्टी। तो 2 से अगर आप पहुंचे 240 पे और 300 तक भी आप पहुंच गए थे, तो इसमें जय श्री राम का रोल है। लेकिन प्रधानमंत्री जय श्री राम भी भूल चुके हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी भूल चुके हैं। तो ये अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आखिर इस कार्यक्रम में उपस्थित क्यों नहीं है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो है कार्यक्रम में। जी हाँ। तो प्रधानमंत्री को आखिर क्या दिक्कत है इस कार्यक्रम में जाने की? अब प्रधानमंत्री के लिए राम मंदिर मुद्दा नहीं रहा। जी, ये सवाल तो ये अब जो वहां पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हुआ था। जब पिछले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उस समय चुनाव भी थे आने वाले दिनों में, और माना यह गया कि इसी वजह से ये प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है अधूरे मंदिर की। जैसा अमलेदु जी कह रहे हैं कि शास्त्र सम्मत नहीं है, और बहुत सारे धर्माचार्यों ने इस पर बहुत विरोध जताया था कि यह नहीं होना चाहिए। मुहूर्त को लेकर भी बातें थी कि जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसमें नहीं होना चाहिए। खैर, लेकिन अब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये राम दरबार है, ये मूर्तियां हैं, और इनकी प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है अब से थोड़ी देर पहले, और जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंचे हैं, और ना ही इसका इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया है। वहां पर जो सूचना दी गई आधिकारिक रूप से जो राम मंदिर ट्रस्ट है कि 300-400 लोगों को ही इसमें निमंत्रण दिया गया था, और वो भी ज्यादातर जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं या फिर वहां के मंदिर के निर्माण में किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो अब इसको लेकर, यानी हर चीज का राजनीतिकरण कैसे किया जाता है, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते हैं। लेकिन राजनीतिकरण करने के बावजूद पिछली बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा नहीं उठा पाई। और ये भी एक बहुत दिलचस्प बात रही कि उसी अयोध्या में जो फैजाबाद सीट, जिस फैजाबाद सीट में अयोध्या शहर भी आता है, वहां से भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी। हाँ, वहाँ बुरी तरीके से चुनाव हार गई, और मिल्कीपुर किसी तरीके से जीत गया उपचुनाव जो था, लेकिन वो बाद में अयोध्या जो था वो बुरी तरीके से हारी भारतीय जनता पार्टी, और उत्तर प्रदेश में भी बुरी तरीके से हारी लोकसभा चुनाव में। तो ये भारतीय जनता पार्टी, अब समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जो है वो जय श्री राम क्यों नहीं बोलना चाहते, और राम मंदिर की जो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे दूरी उन्होंने क्यों बनाई हुई है। लेकिन समीर जी, अब ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो आस्था का प्रश्न ना थे और ना है, ये उनके लिए चुनावी मुद्दा थे, और चुनावी मुद्दे में जब उनको शिकस्त मिल गई तो उन्होंने राम का मुद्दा छोड़ दिया। जी भी, और इस बात से अगर इसको देखा जाए अमलेंदु जी कि कैसे अगर सरकार की बात नहीं मानी जा रही है, तो चाहे वो धर्माचार्य हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो आर्मी के चीफ हो, चाहे वो सेना के अधिकारी हो, वो सभी लोग विधर्मी और देशद्रोही, देश विरोधी घोषित कर दिए जाते हैं। ये राम मंदिर के निर्माण के समय भी हुआ, जब शंकराचार्यों ने, धर्माचार्यों ने सवाल उठाया कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। लेकिन हर चीज का किस तरीके से राजनीतिकरण किया जाता है, उसी तरह से अब ऑपरेशन सिंदूर पर जब सेना के अधिकारियों की टिप्पणी आई, सेना के प्रमुखों की कुछ टिप्पणी ऐसी आई जो सरकार को बहुत ज्यादा, सरकार को एक तरह से बैकफुट पर लाने वाली होती है, तो सीधे सेना के अधिकारियों पर ही, सेना प्रमुखों पर ही सवाल उठने लगे हैं। ये एक तरीके से राजनीति में हर चीज को कैसे घसीटा जा रहा है, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी तरह से इतनी बड़ी घटना कल बेंगलुरु में हुई, वहां पर आईपीएल जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल जीता, और उनका जो अपना होम वो था, मैदान था, गृह मैदान यानी बेंगलुरु में, वहां पर जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन वो जश्न किस तरह से बहुत बड़े हादसे में बदल गया, 11 लोगों की जान चली गई, और उस पर भी कहीं न कहीं राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ महीने पहले प्रयागराज में संगम में जब वहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तो वहां पर तो इतने बड़े हादसे को छिपाने की कोशिश की गई, उस समय क्यों नहीं इस्तीफा मांगा गया। हालांकि वहाँ चाहे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हो, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार हो, सभी ने घटना की बहुत उस पर अफसोस जताया है, और ये कहा जा रहा है कि उसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। लेकिन ये राजनीति हो रही है। एक बार सुनेंगे डीके शिव कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है इस घटना को लेकर। और सरकार वहाँ पर मुआवजा दे रही है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये तय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीसीसीआई जो है वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत का, वो इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। सुनते हैं पहले डीके शिव कुमार।
कि घटना के बाद ही वहां पर सरकार पर सवाल उठने लगे। हालांकि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद है। वहां अंदर जश्न मन रहा है और बाहर इतनी बड़ी संख्या में 30-35 हजार लोगों की क्षमता वाला वो स्टेडियम है, चिन्नास्वामी स्टेडियम, लेकिन वहां पर 2 लाख के करीब लोग पहुंच गए जैसा कि बताया जा रहा है। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चित तौर पर आयोजक। अगर लोगों को पता था कि वो अंदर नहीं जा सकते हैं तो कैसे वो वहां पर गेट पर आए? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी से उस पर राजनीति करना भी अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है। वही बात डीके शिव कुमार कर रहे हैं। इस पर और जानकारी देते हैं, लेकिन डीके शिव कुमार को ये क्यों कहना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार उसके राजनीतिकरण की, इस हादसे के राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। एक बार सुनते हैं पार्टी प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। और तभी डीके शिव कुमार को कहना पड़ा कि ये राजनीति का समय नहीं है और न ही ये घटना, इस पर राजनीति की जानी चाहिए। तरह के हादसों पर बहुत सारे राज्यों में हुए हैं, हादसे अक्सर होते हैं और बहुत सारी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थितियां खराब होती हैं। तो क्या हर जगह इस्तीफे मांगे गए और दिए गए? ये भी बड़ा सवाल है। अचानक ये हादसा होता है, उसकी जांच की जा रही है, कौन जिम्मेदार है, लेकिन तुरंत उस पर इस्तीफा मांगा जा रहा है और सरकार को घेरा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इस्तीफा मांगा जा रहा है, सरकार को घेरा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मामले पे मुंह में दही जम गया था सबके। जी, महाकुंभ पे मुंह में दही जम गया, खबरें तक नहीं छपनी थी। संसद में शपथ नहीं उठाने दिया। जी हाँ, संसद में सांसदों को निलंबित किया गया। जी, बार संसद जो थी वो स्थगित की गई और महाकुंभ का मसला संसद में नहीं उठाने दिया गया। आज यही भारतीय जनता पार्टी लोग बाहर निकल कर मांग रहे हैं इस्तीफा। और समीर जी, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, लगभग 59 सेकंड का है वो, और एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल को बताने वाला, सबसे तेज बताने वाला चैनल जो है, उसके एक एंकर है, वो बता रहे हैं कि बेंगलुरु में जो उनके संवाददाता हैं उसने उन्हें बताया है कि पुलिस ने मना कर दिया था कि ये हम आपका ओपन रोड शो नहीं करा सकते। हाँ। ओपन बस रोड शो आरसीबी को। और उसके बाद अचानक जो था वो लेकर बाहर निकल पड़े। 35,000 का स्टेडियम है, बाहर 3 लाख की भीड़ इकट्ठा हो गई। हाँ। और अचानक से ये हुआ। खबर ये आ रही है कि चूंकि विदेश के जो खिलाड़ी थे उनको जल्दी आना था, तो इसलिए आरसीबी जो थी वो लेकर ओपन बस लेकर बाहर निकल पड़ी। तो अब यहाँ ये जांच हो रही है। जीके परमेश्वर जो गृह मंत्री है वहाँ के कर्नाटक के, उनका बयान भी आया है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। इस पर उसकी जांच हो रही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो न्यायिक जांच की उसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन सवाल ये कि क्या इस तरीके से मुनाफा कमाने के लिए, अब ये क्या है आरसीबी, ये आईपीएल क्या है? ये निजी लोगों के शो से जो है, सब किसी ने खरीद ली, कोई कंपनी खरीद ली, खिलाड़ी खरीद लिए, वहाँ खेल हो रहा है, उसमें पैसे उठाए जा रहे हैं, चीयर लीडर्स आ रहे हैं। अब ये जो चीयर लीडर्स वहाँ थे और जो अपना जश्न मना रहे थे अंदर, और बाहर ये स्टैम्पेड हो रहा था, इसकी जिम्मेदारी आरसीबी पर क्यों नहीं होनी चाहिए? और इसकी जो बीसीसीआई, इस पर जिम्मेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, दोनों एक दूसरे से पल्ला झाड़ रहे हैं। बीसीसीआई कह रहा है कि हमें आरसीबी से मतलब नहीं, आईपीएल से मतलब नहीं, आईपीएल कह रहा है हमें आरसीबी से मतलब नहीं है, आरसीबी कह रहा है हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो आखिर मतलब किसका? ये आयोजन था किसका? वो इसका जिम्मेदार क्यों नहीं है? जी, इसी तरीके से समीर जी, आपको याद होगा कि एक आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में एक हुआ था, एक स्टार जो थे पहुंचे थे और उनके रोड शो में हो गया था, तो उनकी गिरफ्तारी हुई कि आपका कार्यक्रम था और आपने अनुमति नहीं ली थी, आप सड़क पर निकल पड़े थे मावी। तो जब उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो इस आरसीबी की जिम्मेदारी क्यों नहीं हो सकती है? बीसीसीआई और आईपीएल की जिम्मेदारी क्यों नहीं हो सकती है? इसको लेकर वैसे भारतीय जनता पार्टी आईपीएल और बीसीसीआई के पदाधिकारी को बचाने के लिए ये इस पर गंदी राजनीति कर रही है। असली मसला ये है कि लोगों का ध्यान जो है वो आईपीएल और बीसीसीआई और आरसीबी जो है, इनके पदाधिकारियों पे ना जाए, जो असली दोषी हैं इस घटना के, उनसे ध्यान हटाने के लिए इसको राजनीतिक तुल्य देना चाहती है। जी बिल्कुल, एक बार सुनते हैं कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे वो क्या कह रहे हैं, कैसे हुई ये घटना, जो प्राइमरली जो जानकारी मिली है प्रथम दृष्टया की वहां पर क्या कुछ हुआ है। हालांकि अब उसकी जांच कराई जा रही है कि इसके लिए वास्तविक दोषी कौन है और किस तरह से ये घटना हुई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए। कैसे ये पहुंचे? क्या उन लोगों को बुलाया गया था? कैसे आमंत्रण दिया गया था? स्टेडियम के अंदर बिना किसी आमंत्रण के या बिना किसी पास के लोग नहीं जा सकते हैं, तो क्या इतनी ज्यादा संख्या में वहां पास बांटे गए थे? क्या कुछ हुआ? एक बार सुनते हैं प्रियांक खड़गे क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर। स्वीकार भी कर रहे हैं कि सरकार की गलती है। अगर कोई बड़ी दुर्घटना वहां पर हुई है तो निश्चित तौर पर वहां पर सरकार की गलती है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं जिनका पता लगाया जा रहा है कि कैसे ये घटना हुई। और प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी हर चीज का राजनीतिकरण कर रही है। अमलेंदु जी, एक लाइन से भी हम लोग भी जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, सीज फायर का मुद्दा हो, सीज फायर पर तो नहीं बोल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या फिर दुर्घटना को लेकर, और आप
आपको याद होगा कि जब महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे, अब तक उनके सही आंकड़े नहीं आ पाए हैं जो बताया जा रहा था। तमाम जो रिपोर्ट्स ऐसी थी, उनका खबरों तक नहीं छप पा रही थी, खबरें नहीं छप पा रही थी, और यहाँ तक कह दिया गया था कि जो लोग गए थे उन्हीं की गलती थी, अपनी गलती से लोगों की जान गई है। तो वहाँ किसी ने ये जिम्मेदारी की बात नहीं की और न ही किसी ने ये कहा कि उसमें किसी का इस्तीफा भी होता है। वहाँ के किसी एक अधिकारी तक को नहीं हटाया गया या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, और अब इस्तीफा मांगा जा रहा है। इतना ही नहीं समीर जी, बल्कि जो 30 लोगों की लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई है कि वो 30 कौन है, बताया भी गया 30 है जी। और कई हजार गायब बताए जा रहे हैं, उनके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है। अखिलेश यादव रोज ट्वीट कर करके सरकार से सवाल पूछ के थक गए, संसद के अंदर चर्चा नहीं होने दी। अब वो लिस्ट कहाँ है? खड़गे जी ने राज्यसभा में कहा कि हजारों लोग जो थे उसमें उनकी जान गई। इस पर बड़ा हल्ला मचाया, तो खड़गे जी ने कहा कि भाई 6000 लोग नहीं है तो लिस्ट बता दो, कौन सी लिस्ट है, बता दो किन की जान गई है। तो वो भी नहीं दिया गया। इसका मतलब आप सरकार ने स्वीकार कर लिया कि हजारों लोगों की उसमें जान गई। अगर आप नहीं होता तो आप वहां लिस्ट अपनी देते। तो ये वहां इस तरीके से आया समीर जी। लेकिन ये इस भगदड़ के साथ साथ समीर जी, भगदड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दूसरे मोर्चे पर भी झेलनी पड़ रही है। अब वो मोर्चा है ऑपरेशन सिंदूर का, और वो मोर्चा है जो विदेश में प्रतिनिधिमंडल भेजे गए उनका। आखिर ये प्रतिनिधिमंडल क्या लेकर आए हैं और क्या इनकी डिलीवरी रही? अब इस पर देश सवाल पूछ रहा है कि इन टैक्स पेयर्स के पैसे पर आपने जो वहां तमाशे किए जाकर, अभी तक तो रेखा शर्मा उन्हीं का आ रहा था कि वो गाना गा रही है। कौन सा गाना था वो, जो भी गाना था बड़ी भद्दी आवाज में गा रही थी। गा नहीं था तो अच्छी आवाज में गाती, किसी और से गवाते। लेकिन अब एक और आ गया है कि वो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे शशि थरूर, वो जाकर अब गाना गा रहे हैं जी, और बेसुरे होकर बांस फटे जा रहा है लगता है एकदम से। तो भाई अगर ये सब गाना गवाने के लिए भेजे गए थे तो गाना तो यहाँ भी इनका रोड शो नहीं, और गाना गवाना, गाना करना, वहां ताली बजाना, मौज मस्ती करना अमलेंदु जी, लेकिन आप करने क्या गए हैं? किस मौके पर आपको भेजा गया है? यही इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, 26 लोगों की जान गई है आतंकवादी हमले में। आप उस पर भारत का पक्ष रखने जा रहे हैं और यहाँ अगर आप गाना बजाना कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं वहां, तो इसके लिए आपको भेजा गया था टैक्स पैसों पे। यानी समीर जी, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उस ऑपरेशन सिंदूर पर पानी डालने का काम इस प्रतिनिधिमंडल के इन सदस्यों ने भी किया है। एक तरीके से ये विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है कि भाई आखिर ये क्या था, ये क्या करने गए थे, इसका क्या है। राहुल गांधी ने जो नरेंद्र सरेंडर कहा, उस पर भी शशि थरूर की जो है एक तरीके से प्रतिक्रिया आ गई है कि क्या कहना है। लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, शशि थरूर से नहीं है। शशि थरूर तो वैसे भी विपक्ष का हिस्सा है, तो शशि थरूर अगर उसका कोई जवाब देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। सरकार क्या जवाब देती है, सवाल ये, सरकार उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं दे पाई। हालांकि जब शशि थरूर से ये सवाल इसके बारे में पूछा गया कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत सरकार सीज फायर को तैयार हो गई, और इसका सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जाहिर सी बात है, सरकार का कोई फैसला होगा तो मुख्य रूप से उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री होंगे। और उसको लेकर जो कहा राहुल गांधी ने, उसकी काफी चर्चा हो रही है कि नरेंद्र सरेंडर, ये दो शब्द जो इस्तेमाल हो रहे हैं कल से ही, उसके बारे में जब पूछा गया शशि थरूर से तो कहा क्या उन्होंने, एक बार सुनेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये सवाल शशि थरूर के लिए नहीं है, ये सवाल किसी और के लिए नहीं है, बीजेपी के पार्टी के अध्यक्ष से, संगठन से नहीं है। ये सवाल सीधे तौर पर सरकार से है, सरकार के प्रमुख से यानी प्रधानमंत्री से है। लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से अब तक उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो एक बार सुनते हैं शशि थरूर ने उसका क्या जवाब दिया जब उनसे राहुल गांधी के इस बयान पर सवाल किया गया। बात तो सभी लोग कह रहे हैं कि हमको किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, ये शुरू से कहा जा रहा है, और अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमने करवाया है, लेकिन भारत की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर शशि थरूर जो कह रहे हैं अमलेंदु जी, वही तो भारत की पॉलिसी ही है कि कश्मीर मामले में हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता है। लेकिन ट्रंप ने कैसे कर दिया, यही तो सवाल है। तो पूछा जा रहा है, और जवाब कौन देगा? उसका जवाब तो सरकार देगी, प्रधानमंत्री देंगे। बिल्कुल जाहिर बात है, प्रधानमंत्री जवाब देंगे, उसका विदेश मंत्री उसका जवाब दें। विदेश मंत्री तो कह रहे हैं, उनसे पूछा गया कि यूएस कहाँ था जब बातचीत हो रही, तो बोले यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में था। ये उनका वायरल बहुत ज्यादा है कि भाई यूएस कहाँ था, कि यूएस अमेरिका में था। अरे भाई, तो भारत कहाँ है? भारत इंडिया में था। ये जवाब जो पाकिस्तान कहाँ था, पाकिस्तान में था। तो इतने अच्छे विदेश मंत्री हमारे पास हैं तो इसकी जवाब देना चाहिए। और इतने अच्छे हमारे पास प्रधानमंत्री हैं जो घर में घुसकर मारते हैं, छाती पे चढ़कर सीना चीर देते हैं। तो ये सारे जवाब उनकी तरफ से आने चाहिए थे। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो है वो कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया और धमकी के अंदाज में कराया।
चाट के कराया, ये कह रहे हैं, मैंने कहा स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट, और स्टॉप कर दिया। तो ये जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से आना चाहिए था। सवाल समीजी बाबा यही है कि भाई अगर ये चीज थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर कोई बयान देने में शर्म किस बात की है, या डर लग रहा है? 56 इंच की छाती आखिर किस काम की है? सीधे सीधे नाम क्यों नहीं लेते? और प्रधानमंत्री को भरोसा होना चाहिए कि वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो भी कहेंगे पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। तो प्रधानमंत्री को या तो दो चीजों की कमी दिखाई पड़ रही है, या तो उनको भरोसा नहीं है कि अपने देशवासियों पे क्यों उनके साथ खड़े होंगे, या फिर वो ट्रंप से बहुत ज्यादा डरते हैं, या उसकी दोस्ती निभा रहे हैं। तो इनमें से कुछ बात है। तो प्रधानमंत्री को खुलकर ट्रंप के बेबुनियाद जो अनर्गल आरोप हैं उनका जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री खामोश है। अगर इस पर शशि थरूर कुछ कहेंगे तो क्या माने शशि थरूर के हैं? हु इज शशि थरूर? कोई भी इसमें तो दूसरा कोई नेता, और शशि थरूर तो वैसे भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वो उस पार्टी के नेता है जो पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है प्रधानमंत्री से कि आखिर कैसे तैयार हो गया भारत मध्यस्थता के लिए। उस समय जब सेना इतनी आगे बढ़ रही थी और सेना वहां के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर रही थी, अचानक आपने उसको सेना के मनोबल को भी डाउन कर दिया, उसको सीज फायर के लिए आपने कह दिया और सीज फायर के लिए तैयार हो गए आप अमेरिका के दबाव में। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और इसमें भारत की पूरी जो सालों की विदेश नीति रही है वो पूरी तरह सवालों में घिरी हुई दिखाई पड़ रही है। कैसे दुनिया के तमाम देश खुलेआम पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, बावजूद इसके उसके समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं, और भारत अपनी रक्षा में, आत्मरक्षा में वहां के आतंकी शिविरों को नष्ट कर रहा है, बावजूद इसके भारत के साथ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बार सुनते हैं क्या कहा है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने एक ट्वीट किया है लंबा चौड़ा और बहुत सारी चीजें लिखी हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर जो सीज फायर किया गया और उसके बाद पाकिस्तान को कैसे आईएमएफ से एक फंड मिल रहा है, भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है। वो लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करती है कि वो पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद पर भारत के रुख को समझे और उसका समर्थन करे। पाकिस्तान आतंक का अपराधी है, भारत आतंक का शिकार है, उनकी बराबरी नहीं की जा सकती, उन्हें एक साथ नहीं रखा जाना चाहिए। और अमलेंदु जी, यही सारी चीजें हैं जो सवाल पूछ रही है, विपक्ष पूरा पूछ रहा है और सरकार जवाब नहीं दे रही है। सरकार जवाब नहीं दे रही है। और जो आईएमएफ और एडीबी और विश्व बैंक के द्वारा ऋण जो बेल आउट पैकेज है, इनको लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिल्कुल आगे लिख रहे हैं कि आईएमएफ एडीबी, उन्होंने कई पॉइंट्स में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील की है कि आईएमएफ, एडीबी और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक द्वारा ऋण और बेल आउट पैकेज स्वीकृत करने या स्वीकृत करने का निर्णय लेने से पाकिस्तान का सैन्य खर्च बढ़ेगा, जिसका उपयोग उसकी दुष्ट सेना भारतीयों पर आतंक फैलाने के लिए करती है। और यही अगला पॉइंट है, लिख रहे हैं कि 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति के उपाध्यक्ष और 2025 के लिए तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान का नाम लेना दुर्भाग्यपूर्ण, गलत सूचना और अस्वीकार्य है। ये भी तत्काल फैसला है। और समीर जी देखिए, जिन देशों की यात्रा ये प्रतिनिधिमंडल करके लौटे हैं, उनमें से अधिकांश देश उसके सदस्य हैं। जी हाँ। तो यानी ये एक तरीके से कहा जाए कि भारत की जो है कूटनीति है, उसकी विदेश नीति, उसकी एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि विफलता समझी जा सकती है, यानी मोदी सरकार की विफलता समझी जा सकती है। वरना इससे पहले पाकिस्तान इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा था जब तक कि भारत की विदेश नीति सर्वसम्मति से संचालित होती थी। ये मोदी सरकार की विदेश नीति और छिपाने की चीजें कि आप किससे क्या समझौता कर रहे हैं, क्या ये सारी चीजें जो है वो सार्वजनिक होती हैं, संसद में रखी जाती हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीजें छिपाई जा रही हैं। और इसीलिए जो ये पूरा पहलगाम की घटना के बाद पूरा डेवलपमेंट है, इसमें भी बहुत से तथ्य छिपाए जा रहे हैं जिनकी जानकारी विपक्ष मांग रहा है और सरकार वो देना नहीं चाहती। हाँ बिल्कुल, सरकार देना नहीं चाहती। और सभी आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में, इसी ब्रेकिंग कार्यक्रम में हम लोगों ने चर्चा की थी जब पाकिस्तान को बैठक होने थी पाकिस्तान को लेकर आई है कि सरकार को ये करना चाहिए कि विदेशी जो संस्थाएं हैं और जो अन्य देश हैं उनसे कहना चाहिए, विकसित देशों से, कि भाई आप जो पाकिस्तान को मदद देते हैं ये पाकिस्तान को मदद नहीं होती है, ये इस पैसे का इस्तेमाल हमारे देश में निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए करता है पाकिस्तान, ये समझाना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार जो है आईएमएफ में वहां से वॉकआउट कर दी, उसके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ वोट भी नहीं दिया और बाकी देशों से कुछ कहा भी नहीं गया। तो और इसको लेकर जयराम रमेश जो कांग्रेस के संचार महासचिव, उन्होंने भी कहा था कि सरकार इस पर एक्शन ले। तो आज उसको लेकर कहना है और बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के इस मामले में दम देखना चाहिए। वो लिखा है, उसी जो उनका ट्वीट है उसी में आगे लिख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के इस मामले में देखना चाहिए कि पाकिस्तान को उसके आतंकी वित्त पोषण की निगरानी के लिए FATF की ग्रे सूची में वापस शामिल किया जाना चाहिए। इसे पहली बार भारत के कूटनीतिक प्रयासों के बाद 2008 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में और फिर 2012 में शामिल किया गया था।
ये 3 बार ग्रे लिस्ट में रहा है। आखिरी बार 2018 में। पाकिस्तान को उसके पापों के लिए जवाबदेह बनाना न केवल भारत के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों के लिए भी आवश्यक है। शायद ये याद दिलाना उचित होगा कि 9/11 के लिए जिम्मेदार सबसे वांछित आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पाया गया और मार दिया गया। 9/11 के मुख्य योजनाकार खालिद शेख मोहम्मद भी पाकिस्तानी थे। एक जिम्मेदार विपक्षी दल के रूप में हम अपनी सरकार से वैश्विक मंच पर भारत और पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए उचित और दृढ़ कूटनीतिक कार्रवाई करने का आग्रह करेंगे। यानी यही बात और ये सरकार से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि सरकार इन मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए। लेकिन एडीबी के बड़े जो जिम्मेदार अधिकारी हैं प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उसके बाद फिर भी एडीबी की तरफ से उनको बेल आउट पैकेज मिल जाता है। IMF से में वहाँ पर जाते हैं भारत के प्रतिनिधि, लेकिन पाकिस्तान को और ज़्यादा कर्ज मिल जाता है, उसको रोक नहीं पाते हैं, जबकि तत्काल पहलगाम की घटना हुई है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस तरह से भारत की विदेश नीति कमज़ोर हो गई है और दुनिया के देशों में भारत की छवि क्या हो गई है। जी जी बिल्कुल। और ये जो है मतलब भारत में विदेशों की छवि ये सरकार खराब कर रही है। जी, इसके यह विपक्ष का यही आरोप है कि भारत की छवि जो है सरकार जो है विदेशों में खराब कर रही है। और ये पाकिस्तान को हम रोक क्यों नहीं पाए, ये भारत की यानी मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता समझी जा सकती है। इसने इतना बड़ा आतंकी हमला कराया हमारे निर्दोष नागरिकों पे और उसके बाद वो UNSC में जो है आतंकवाद संबंधित समिति जो उसका वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। जी। और भारत जो था यहाँ जो हमारे प्रतिनिधि थे, मोदी सरकार के प्रतिनिधि थे, वो इस समय क्या कर रहे थे, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और समीर जी, हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में ये भी चर्चा की थी कि ये जो प्रतिनिधि मंडल गया है, ये प्रतिनिधि मंडल लौटकर क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात भी कर पाएगा, या जाने से पहले इसकी मुलाकात हुई शशि थरूर की या सलमान खुर्शीद की या आनंद शर्मा की या बैजंत पांडा की या श्रीकांत शिंदे की 1-to-1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले 11 वर्षों में कितनी मुलाकात हुई और आखिरी मुलाकात कब हुई, ये देश के सामने आए। अगर ये मुलाकात हुई होगी तो आप जाकर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिल लेंगे, लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी से ही नहीं मिल पा रहे हैं तो वहां जाकर आप डोनाल्ड ट्रंप से मिल पाएंगे। और अब इसी को लेकर सलमान खुर्शीद जो हैं, जो पूर्व विदेश मंत्री भी हैं और कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल। तो एक बार सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं सलमान खुर्शीद। और आपको बता दें, सलमान खुर्शीद उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे जो संजय झा, JDU के नेता हैं संजय झा, उनके नेतृत्व में गया था। और सलमान खुर्शीद भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं सलमान खुर्शीद। थे और वो संजय झा JDU के नेता हैं, सांसद हैं, उनके नेतृत्व में गया था कई देशों में, और बता रहे हैं कि क्या कुछ किया गया। यानी एक उनकी बातचीत से, सवाल जवाब से ये सीधे समझ में आ रहा है कि प्रतिनिधिमंडल को भेजने का मकसद क्या था, वहाँ पर क्या करके आया है और क्या उपलब्धि लेकर आया है, वो सारी चीज़ें बहुत साफ तौर पर समझ में आ रही। हाँ बिल्कुल, बहुत साफ तौर पर समझ में आ रही है। और साफ समझा जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें आशा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो भाई, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं होनी है और आके यहाँ विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव है उनको ही रिपोर्ट करना है इस प्रतिनिधिमंडल को, तो इस प्रतिनिधिमंडल को भेजने का मकसद क्या था, ये तो मालूम पड़े। प्रधानमंत्री ना तो सर्वदलीय बैठक में आएंगे, ना संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, ना इनके साथ जो है प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी जाने से पहले ना आने के बाद। तो ये प्रतिनिधिमंडल करने क्या गया था और ये करके क्या लौटा है, इसका कोई लेखा जोखा है कि नहीं है। या हम टैक्स पेयर का पैसा जो इसी के लिए बर्बाद किया गया था, ये जाकर घूम के आ जाए 20-25 गाने वाने सुना के अपना लौट आए, भद्दे भद्दे आवाज में जाकर वहाँ सुना के लौट के चले जाए। अरे गाना भी गाना था तो अच्छे से गाते, यहाँ पर कंसर्ट कराया जाता ताल कटोरा स्टेडियम में, शशि थरूर साहब का यहाँ गाना गाओ, खूब जोर से गाना गाओ, लेकिन वहाँ जाकर गाना गा रहे हैं और जिस काम के लिए गए वो काम कर नहीं रहे, तो किस लिए आपको भेजा गया था? तो ये सवाल उठ रहा है, टैक्स पेयर्स ये सवाल पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल टैक्स पेयर्स का पैसा, करोड़ों रुपए इस यात्रा पर खर्च हुआ है। 7 प्रतिनिधिमंडल वहां पर गए हुए हैं, तमाम लोग कई दिन रहे हैं, घूम रहे हैं, और कोई उसका एक औचित्य नहीं था कि दुनिया को वो संदेश देने के लिए, जब पूरी दुनिया में सैकड़ों बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर घूम आए हैं, कोई ही देश शायद उन्होंने छोड़ा हो छोटा बड़ा लेकर, और उसके बावजूद यहाँ पर जब इतनी बड़ी भारत के ऊपर जब वहाँ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और जब साथ देने की बात आई तो एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा दिखाई पड़ रहा है। ये कौन सी विदेश नीति है? और दूसरी तरफ जिससे आप लड़ रहे हैं, जो आपका दुश्मन है पाकिस्तान,
उसके साथ दुनिया के तमाम देश खड़े हैं। ऐसे भी देश खड़े हैं जिनको आप, जहां आपकी कई बार यात्राएं हुई हैं और वहां के राष्ट्राध्यक्ष कई बार आए हैं, तो आखिर जब उससे कोई आपकी विदेश नीति का पता चल गया है तो इस प्रतिनिधिमंडल को भेजे जाने से क्या होगा? उसमें निशिकांत दुबे जाकर कितना वहां पर क्या कुछ कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, संजय झा क्या कर लेंगे, और भी बहुत सारे नेता हैं। तो ऐसा लगता है कि इनको भी ये पता था कि हमसे क्या उम्मीद की गई है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, और वो भी अपना किसी तरह से खाना पूर्ति करते हुए अपना 5-7 दिन 10 दिन वहाँ घूमते हुए लौट आए। यही हुआ है। लेकिन इसमें टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हुआ है, करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है। और दूसरी बात ये कि जो मकसद दिखाई पड़ रहा है सरकार का, वो किसी तरीके से सीज फायर पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनको कुछ दिनों के लिए टालना। हाँ, इसके अलावा और कोई मकसद दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो संसद का सत्र बुलाया जा रहा है वो मानसून सत्र बुलाया जा रहा है जुलाई के आखिर में जी, यानी 1.5 महीना पहले लगभग जो है उसकी घोषणा की जा रही है कि बुलाया जाएगा। लेकिन इस विषय पर संसद का मानसून विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। बीच में खबर आई थी कि 25 और 26 जून को जो आपातकाल के 50 वर्ष होने पर जो बुलाया जाएगा, लेकिन फिर सरकार घबरा गई बताया जाता है कि चूंकि अगर उस पर बुलाते हैं तो विपक्ष तो अपनी बात करेगा, विपक्ष इस पर सवाल पूछेगा तो सरकार गिरती नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहते हैं, या उनके पास सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये इसलिए वो संसद का विशेष सत्र इस मुद्दे पर नहीं बुलाया जा रहा है, ये साफ समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल। और सीज फायर को लेकर लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है। और 2 दिन पहले महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया और सरकार से एक पत्र सौंपा गया कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। हालांकि उसके बाद ही मानसून सत्र की घोषणा कर दी गई और मानसून सत्र बुलाया जाएगा जुलाई के आखिर में, 21 जुलाई से। पर उस पर चर्चा तो जरूर होगी और जो सवाल उठ रहे हैं वो जवाब दिए जाएंगे। लेकिन सवाल जब पूछे जाएंगे तो आप ये भी देखिए अमलेंदु जी, जैसे अब कल राहुल गांधी ने पूछा, बात कहा उन्होंने कि आपने सरेंडर कर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे। अब उसका कैसे एक तरीके से कुतर्क किया जा रहा है कि राहुल गांधी सेना से सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी सेना पर सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी सेना को सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। अब कई सारे लोग ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि सेना से सवाल पूछा जा रहा है। सवाल सेना से थोड़ी पूछा जा रहा है जी। सीज फायर सेना की मर्जी थोड़ी हुआ। सेना ने तो पाकिस्तान में 300 किलोमीटर तक अंदर घुसकर मारा, और जैसी पाकिस्तान पे मार पड़ी, पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा। अब ट्रंप का कहना यह है कि उन्होंने सीज फायर कराया, प्रधानमंत्री इस पर खामोश है। सवाल प्रधानमंत्री से ही पूछे जा रहे हैं कि भाई सीज फायर आपने करवाया और ट्रंप के कहने से करवाया। ट्रंप का ये दावा है, वो 11 बार दावा कर चुके। सवाल ये नहीं कि 11 या 12 बार ट्रंप का दावा क्या है, सवाल ये है कि ट्रंप के दावे पर प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री खुलकर क्यों नहीं कह पा रहे कि ट्रंप झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, कोई बात नहीं हुई, ट्रंप के कहने से नहीं हुआ, पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाया था तब हमने सोचा। हालांकि सीडीएस ने कहा है कि जब हमने उस पर मार की तो पाकिस्तान हमारे पास आया, फिर तुरंत हाथ उसने खड़े कर दिए। लेकिन सीज फायर करने के बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा जी हाँ। उसी रात तोड़ा जिस दिन जब घोषणा हुई, और फिर हमारे विदेश सचिव को तुरंत रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि पाकिस्तान सुधर जाए, ये सीज फायर तोड़ रहा है। तो आखिर अगर ऐसा था तो क्यों हुआ? तो ये बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और इस पर सरकार की खामोशी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर उधर की तो बातें कर रहे हैं, लेकिन काम जो किया है बीजेपी ने और सरकार ने, उसको लेकर उसको कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। और इधर राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था पर जो दावे किए जा रहे हैं कि दुनिया की चौथी से अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, उन सारी चीज़ों को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। लेकिन एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है, कुछ आंकड़ों के जरिए ये बताया है कि देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी कैसे सरकार खोखले दावे कर रही है और आंकड़े कैसे दिए जा रहे हैं। किस तरीके से राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आंकड़े सच बोलते हैं। पिछले 1 साल में 2 व्हीलर की बिक्री 17% और कार की बिक्री 8.6% घट गई है। वही मोबाइल मार्केट 7% गिर गया है। दूसरी तरफ खर्च और कर्ज दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। मकान का किराया, घरेलू महंगाई, शिक्षा का खर्च, लगभग हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस आर्थिक दबाव की हकीकत है जिसके नीचे हर आम भारतीय पिस रहा है। हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो इवेंट्स की चमक से नहीं, आम जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी हो, जो सही सवाल पूछे, हालात को समझे और जिम्मेदारी से जवाब दे। हमें ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जो हर भारतीय के लिए काम करे, न कि सिर्फ कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के लिए। और आज ही अमलेंदु जी एक रिपोर्ट आई है कि भारत में करोड़पतियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है।
हाँ, भारत में करोड़पतियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, ये रिपोर्ट आई है जी। एक तरफ करोड़पति बढ़ रहे हैं और करोड़पति जो बढ़ रहे हैं वो विदेश भी जा रहे हैं। हाँ। बड़ी तेजी से करोड़पति विदेशों में सेटल हो रहे हैं, ये भी है समीर जी। और यहाँ प्रति व्यक्ति आय गिर रही है और दावा हमारा ये है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जापान को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। अब बुलेट ट्रेन जो है वो अब चलना शुरू हो गई है, अहमदाबाद से सीधे दिल्ली आ रही है। मोदी जी हवाई अड्डे से नहीं, उसी बुलेट ट्रेन से जो है दिल्ली आते जाते हैं, क्योंकि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए ना, जापान को पछाड़ करके। और 80 करोड़ लोगों को जो 4 किलो अनाज दिया जा रहा है, अब वो सब जो है 4 किलो मखाना जो है उन रोज खा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जो है 300 दिन खाते हैं मखाना। बिहार का चुनाव तब खाएंगे, बिहार के चुनाव तक 365 दिन में 300 दिन मखाना, ये खुद उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद उन्होंने कहा कि 300 दिन मखाना खाते हैं, तो वो मखाना खा रहे हैं ये सब 80 करोड़ जो है। राहुल गांधी ने इसी को लेकर जो सरकार की लफाजियाँ हैं, सरकार को समीर जी, आप पॉलिटिकल एजेंडा कुछ भी चलाए, सरकार की तरफ से जो आंकड़े आने चाहिए वो वस्तुगत स्थिति को देखते हुए आने चाहिए, असली आंकड़े आने चाहिए, ताकि उन आंकड़ों पर बहस ना हो, आपके पॉलिटिकल एजेंडे पर बहस हो जाए, आपने किस तरीके से काम किया उसको बहस हो सकती है। लेकिन अगर आंकड़े ही गलत आएंगे तो उन आंकड़ों पर तो बहस होगी और दावे आपके होंगे तो उन पर बहस होगी। तो इसलिए आंकड़े सरकार की तरफ से सही आने चाहिए। राहुल गांधी जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के आधार पर इस सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उन आंकड़ों पर चूंकि वास्तविक आंकड़े कुछ है और जो बताए जा रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर सबसे बड़ी नहीं, चौथी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी वो कई छलांग इस पर लगा चुकी है। पर यह भी है कि यहाँ देश की आबादी कितनी है, उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये भी महत्वपूर्ण है। वही देश की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसी देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग सरकारी अनाज पर, सरकारी राशन पर अगर निर्भर हैं, तो फिर ये अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। और अर्थव्यवस्था का एक दूसरा पहलू ये भी है कि करोड़पति लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है, यानी सीधे तौर पर देश में जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, यानी इनके बीच की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये एक असंतुलित अर्थव्यवस्था होती है जिसको अच्छा नहीं माना जाता है, और ये जो देश का समग्र विकास होता है उसके लिए ये बहुत खराब स्थितियां होती है, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो सभी का एक साथ नहीं हो रहा है। कुछ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और कुछ का डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा है। खैर, ये अपनी जगह ये चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उनको कैसे छिपाया जाता है, छिपाया जा रहा है, और अपने तरफ से अपनी प्रशंसा के लिए उनको कैसे एक उनका इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं आंकड़ों का, कि अपने पक्ष में वो दिखाई पड़े। यही काम लगातार हो रहा है। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिसमें आप आंकड़ों की हेराफेरी के जरिए भी सच्चाई को छिपा नहीं पा रहे हैं, और उसी में एक बड़ा मुद्दा है कि सीज फायर पर सरकार कैसे तैयार हो गई, अमेरिका के राष्ट्रपति का दबाव कैसे स्वीकार कर लिया। अब उसको लेकर घिरी हुई है सरकार। मानसून सत्र में भी, भले ही विशेष सत्र नहीं बुलाया गया उसके लिए, लेकिन मानसून सत्र में भी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और सरकार इस पर घिरी नजर आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है और इस पर सरकार से सवाल पूछ रहा है, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है। हाँ बिल्कुल, सीधे सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है। और जो आज भी जो ट्वीट किया है जी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है और विश्व जनता से आग्रह किया है कि भाई इसको आप इस तरीके से लीजिए। लेकिन आखिर में सवाल उन्होंने सरकार से किया है कि भाई सरकार साहब आप सुधर जाइए, आप ठीक तरीके से दीजिए और सवालों के जवाब दीजिए। आपसे यही कहा जा रहा है कि विपक्ष के सवाल हैं उनके आप संसद में आकर जवाब दीजिए इस मसले पर, चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, राष्ट्र की एकता अखंडता से जुड़ा मसला है, देश के ऊपर जो खतरे हैं उनसे जुड़ा मसला है। अगर सरकार इस पर गंभीर नहीं होगी तो आप विदेश में जाकर किस तरीके से भारत का पक्ष रख सकते हैं समीर जी? बिल्कुल, ये तो बड़ा मुद्दा है। और विदेश में जो पक्ष रखने के लिए, भारत का पक्ष रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल गया, उस प्रतिनिधिमंडल पर जाने से पहले तो सवाल उठ ही रहे थे। अब ये पूछा जा रहा है कि आखिर वो क्या कर रहा है। हालांकि अभी कुछ प्रतिनिधिमंडल अभी विदेश में ही है और 7 प्रतिनिधिमंडल कुल गए हुए थे, लेकिन जो लौट कर आए हैं उन लोगों के पास भी कुछ बताने के लिए नहीं है कि उन्होंने क्या किया इस दौरान। अभी हम लोगों ने सुना किस तरह से सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि हमने ये बताया, हमने वो बताया, लेकिन वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सबको पता है, दुनिया के सभी देशों को पता है, और ये सूचना तो वहाँ के दूतावासों के जरिए उन देशों तक पहुँचाई जा सकती है और पहुँच भी रही होंगी। उसके लिए विशेष प्रतिनिधिमंडल भेजने की क्या ज़रूरत थी, और जब गया भी वो प्रतिनिधिमंडल तो वहाँ पर किनसे मिला,
ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से एक आध को छोड़ दिया जाए छोटे मोटे देशों को, तो न तो किसी राष्ट्राध्यक्ष से और न ही वहाँ के किसी प्रभावी राजनीतिक पार्टी के नेता से मिलकर आया है। हाँ, किसी से मिलकर नहीं आए हैं। और सबसे ज़्यादा तो जो एक तरह से कहा जाए कि दारोमदार जो था, हाँ। वो शशि थरूर के ऊपर ही था। और शशि थरूर जो है वही किसी से मुलाकात करके नहीं आ पाए हैं। सिर्फ एक गुयाना को अगर छोड़ दिया जाए, उसका नतीजा क्या हुआ, गुयाना भी उस यूएनएससी की सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें, और उसने भी पाकिस्तान का वहाँ समर्थन कर दिया उसको आतंकवाद वाली कमेटी का बनने के लिए। तो आपका जाने का परिणाम क्या निकला? भाई कोई भी अगर काम हो रहा है तो उसके परिणाम होंगे ना। आखिर सरकार ने जो तय किया था ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा, तो कुछ उद्देश्य तय किए होंगे, लक्ष्य तय किए होंगे, अपनी स्ट्रेटजी तय की होगी। तो क्या वो स्ट्रेटजी कामयाब हुई? ये प्रतिनिधिमंडल उसमें जाकर कामयाब हुआ? क्या अब भारत का पक्ष इन देशों के सामने रख पाया? और उसके नतीजे क्या आए? ये सवाल तो उठेंगे, और ये सवाल उठ भी रहे हैं समीर जी। जी बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं और ये पूछा जा रहा है। और इसी यहाँ पर सवाल ये भी उठाया जा रहा था, मांग की जा रही थी विपक्ष की तरफ से कि विशेष सत्र बुलाया जाए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, जिस पर चर्चा हो कि पहलगाम की घटना कैसे हुई, पहलगाम में जो मारे गए आतंकवादी हैं उनका जो मारे गए लोग हैं और जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया वो कहाँ हैं, उनको अब तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका है, उनके बारे में कुछ क्यों नहीं पता चल सका है। और दूसरी ओर सीज फायर के लिए जब भारतीय सेना इतना आगे बढ़कर पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट कर रही थी, उसको सीज फायर के लिए क्यों तैयार किया गया? और सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की ओर से हमले होते रहे, जिसका जवाब उसको मिलता रहा। लेकिन इस सीज फायर पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की बात कर रहे हैं कि वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं और बार बार ये बता रहे हैं कि उन्होंने इस सीज फायर करवाने में भूमिका अदा की है। और कैसे सीज फायर करवाया है, वो डर दिखाकर दोनों देशों को कि हम आपके साथ व्यापार बंद कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, देश की संप्रभुता का सवाल है। कैसे कोई देश यहाँ भारत के ऊपर ये दबाव डाल सकता है या कह सकता है कि आपको किससे लड़ाई करनी है और किससे आपको लड़ाई रोक देनी है। आप अपनी आत्मरक्षा में उसका अधिकार आपके पास है। किसी देश ने अगर आपके ऊपर वहाँ से आतंकवादी हमला हुआ है या फिर डायरेक्ट हमला हुआ है, सैन्य हमला हुआ है, तो उसका जवाब देने के लिए भारत स्वतंत्र है। लेकिन उसका क्रेडिट अब अमेरिका के राष्ट्रपति ले रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और इनका जवाब न देना पड़े, और उसके लिए विशेष सत्र की जो मांग की जा रही थी वो न बुलाकर मानसून सेशन बुलाया जा रहा है। और अब आरोप लग रहे हैं कि हड़बड़ी में मानसून सत्र बुलाने का फैसला सरकार ने किया है। बिल्कुल इसलिए किया है ताकि स्पेशल सेशन ना बुलाया जाए, क्योंकि स्पेशल सेशन अगर वो 2 दिन का ही होता तो उसमें किसी और मुद्दे पर चर्चा ना होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा होती। लेकिन अब ये सारा दारोमदार स्पीकर पर होगा कि वो चर्चा की अनुमति देते हैं, नहीं देते हैं, कितनी देर की अनुमति देते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसको हड़बड़ी में बुलाया गया। और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय, उनको सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं। ये हड़बड़ी बुलाया गया है, लेकिन ये वास्तव में हड़बड़ी में बुलाया गया दिख रहा है, क्योंकि मानसून सत्र को लेकर अभी तक चर्चा नहीं थी। और जैसा अभी आप कह रहे थे कि ये सरकार ये भी सोच रही थी कि वो बुलाएगी इमरजेंसी को याद करने के लिए, लेकिन उसको पता था कि इमरजेंसी को याद करने के लिए अगर बुलाएंगे तब फिर सीज फायर बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि उस पर संसद का सत्र बुलाया जाए। हाँ बिल्कुल, संसद का सत्र बुलाने पर जरूरी हो जाएगा। और संसद का सत्र चूंकि बुला नहीं सकते, और संसद का सत्र बुलाएंगे तो उसमें चर्चा जो है इसी पर होगी विशेष सत्र में। तो इस चर्चा से भागने के लिए ही जो है ये बताया जा रहा है कि साहब ये बुलाया जाएगा मानसून सत्र। हाँ। मानसून सत्र में तो देश के और मुद्दे उन पर चर्चा होगी जी। ये इसके लिए विशेष सत्र की आवश्यकता थी। पहले भी मांग की गई कि भाई जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उससे पहले संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। जैसे कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया, उस पर भी उसी तरीके से बुलाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री उससे भी भागे रहे। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर जब तक चलता रहा तब तक उनकी खामोशी रही, प्रधानमंत्री कुछ बोले ही नहीं, एकदम उनका ट्विटर हैंडल भी खामोश रहा, कुछ नहीं बोले। बाद में मालूम पड़ा कि उनका खून जो था वो सारा खत्म हो गया था और सिंदूर बहने लगा था उनके उसमें। तो अब चूंकि खून बह चुका है, सिंदूर बह रहा है, तो वो खून की जांच जो है वो ना हो जाए संसद के विशेष सत्र में, तो इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाया ही नहीं जाएगा। ये एक तरीके से। इधर समीर जी जो एक बड़ी खबर ये है कि जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की मुखिया हैं मायावती जी, उन्होंने ईवीएम को लेकर बहुत तगड़ा हमला जो बोला है, और उनका कहना है कि अगर ईवीएम से चुनाव हो जाए तो उनकी पार्टी के अच्छे दिन लौट आएंगे। अरे अभी ईवीएम पर लगातार जो विपक्ष सवाल उठा रहा था, इस समय थोड़ा थमा हुआ था, तमाम दूसरे मुद्दे इस हावी हैं, लेकिन बीएसपी नेता मायावती ने एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा छेड़ दिया है, बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि ईवीएम के जरिए कैसे
सरकारें छेड़छाड़ करती हैं और अपने पक्ष में उसका इस्तेमाल करती हैं। क्या कहा है बीएसपी नेता मायावती ने, सुन लेते हैं। इसको लेकर अब एक फिर से चर्चा, इसका मतलब है कि शुरू हो गई है ईवीएम को लेकर। हालांकि चर्चा थमी नहीं है, चर्चा लगातार हो रही है और न केवल ईवीएम की चर्चा हो रही है बल्कि चर्चा पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर हो रही है कि कैसे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है और सरकार के पक्ष में उसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, लेकिन बीएसपी नेता मायावती का इस मुद्दे पर उठाना, हालांकि एक बार आपको याद होगा पहले भी उठा चुकी 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, और नहीं 2019 का नहीं, जब 2017 का विधानसभा चुनाव, उसमें जब बीएसपी बहुत नीचे चली गई थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि मुझे मेरे नेता कहते हैं, पार्टी के नेता, कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही बात है। हाँ, यही उनका कि अब मुझे उन्हें लग रहा है कि वो बिल्कुल सही बात है ईवीएम को लेकर। उन्होंने जो आज कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये जातिवादी पार्टियां बसपा उम्मीदवारों को चुनाव जीतने से रोकने के लिए ईवीएम में भी हेराफेरी कर रही हैं। कई अन्य विपक्षी दलों के साथ साथ हमारी पार्टी भी चाहती है कि देश में सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। यहाँ महत्वपूर्ण बात, कई अन्य विपक्षी दलों के साथ साथ हमारी पार्टी भी चाहती है कि देश में सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। हालांकि मौजूदा सरकार के रहते ऐसा संभव नहीं लगता, लेकिन उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन के साथ यह बदलाव भी शुरू हो जाएगा। यानी सत्ता परिवर्तन भी बता रही है कि है कि सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता परिवर्तन होते ही यह बदलाव हो जाएगा। और आखिर में वो जो कह रही है कि अगर बैलेट पेपर का फिर से इस्तेमाल हुआ तो बसपा के अच्छे दिन भी लौट आएंगे। ये उनका साफ तौर पर कहना है। तो सुन लेते हैं क्या कहा है बीएसपी नेता मायावती ने। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की है, ईवीएम को खारिज कर रही हैं। एक बार फिर उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो उनकी पार्टी के भी अच्छे दिन आ जाएंगे, और विपक्षी पार्टियों के सुर में सुर एक तरह से मिलाया है। सुनते हैं मायावती को। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे, यानी विपक्ष की मांग में जो उनकी डिमांड है उसमें एक बार अपना समर्थन जताया है। हालांकि बहुत पहले से ही बीएसपी मांग करती रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में धांधली की जाती है। खैर, एक अलग मुद्दा है, ईवीएम की एक चर्चा एक बार फिर उन्होंने शुरू की है, लेकिन इस समय जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है सीज फायर पर, जो सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और सरकार सीज फायर के सवालों से बचती जा रही है। कब तक बचेगी ये देखना है, लेकिन सवाल उससे लगातार पूछे जा रहे हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है।